हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम हिस्ट्री एनसीईआरटी के क्लास 6 के एनसीईआरटी के चैप्टर 9 पे हैं। एक्चुअली ये चैप्टर 8 है देखा जाए तो सीक्वेंस में, पर कुछ एनसीईआरटीज़ में स्टार्टिंग के 2 चैप्टर जो हैं उन्हें मतलब अलग अलग दे दिया गया है, इसलिए कुछ एनसीईआरटीज़ में ये चैप्टर 9 है और कुछ एनसीईआरटीज़ में ये चैप्टर 8 है। तो हमारा सीक्वेंस में ही चल रहा है सब कुछ। ये आपका अभी तक हमने चैप्टर 7 तक किया था, तो उसके बाद आप इसको चैप्टर 8 ही समझिए, बट ये कुछ एनसीईआरटीज़ में चैप्टर 9 दिया गया है। तो आज हमारा चैप्टर 9 है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। देखते हैं हम आज क्या सीखते हैं इस चैप्टर में। लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे हुए थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए 2 लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। तो एक बच्चे के बारे में बताया जा रहा है कि उसने ये सब चीज़ें देखी। अब हम देखते हैं लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 5 में पढ़ चुके हो। जो हमने अध्याय 5 पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था जैसे क्या कहती हैं किताबें और कब्रें। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब लोगों को दफनाया जाता है तो उनके साथ औजार और हथियार भी दफनाए जाते हैं। तो वहाँ की बात कर रहे हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अध्याय 6 में हमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया, क्योंकि पहले वो लकड़ी के हुआ करते थे, तो लकड़ी और लोहे में ज़्यादा मजबूती लोहे में होती है, तो इसलिए जब उन्होंने लोहे का उपयोग शुरू किया तो उससे उनकी कृषि उत्पादन भी बढ़ गई। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जो समृद्ध गांव अगर नहीं रहेंगे तो राजा और राज्य कैसे बनेंगे, ये वही बताया जा रहा है। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए हैं। यहाँ पे देखिए कुछ औजार दिखाए जा रहे हैं आपको। औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो: हंसिया, कुल्हाड़ी और सरसी। तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि इसमें हंसिया, कुल्हाड़ी, सरसी क्या क्या है। ये हो गया सरसी। बहुत से लोगों को घर में ये सब मिलता है, आप देखेंगे अपने किचन में। ये हो गया कुल्हाड़ी। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा ये कुल्हाड़ी, उन्होंने देखा है। और ये हो गया हंसिया। गांव से बिलोंग करने वाले लोग हंसिया भी देखे होंगे और जानते होंगे इसके बारे में, किसका उपयोग भी क्या होता है ये भी पता होगा उन्हें। गांव में कौन रहते थे? अब यहाँ एक प्रश्न बताया गया है कि गांव में कौन रहते थे और नीचे उसका आंसर दिया गया है। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को विल्लला, साधारण हलवाहों को उड़वाट और भूमिहीन मजदूर दास, कडेसियार और अधिमई कहलाते थे। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा फैक्ट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप उसमें ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलल्ला, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास, कडेसियार और अधिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। तो जो गांव का उत्तरी हिस्से में ग्राम भोजक कौन कहलाता था? जो गांव का प्रधान होता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहे। बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। तो ग्राम प्रधान का पद जो होता था वो आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। जिसका ज़्यादा दबदबा था वो भूस्वामी बन जाता था। ग्राम भोजक, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ग्राम भोजक, ग्राम प्रधान, इसे ऐसे कनेक्ट करके पढ़िएगा ताकि ये शब्द आपको याद रहे। साधारणतया इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त
प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। तो जो राजा हुआ करते थे वो कर वसूलने का काम भी इन्हें दे देते थे, क्योंकि इनका ये काफ़ी प्रभावशाली थे, गांव के प्रधान हुआ करते थे, तो इसके लिए ये काम राजा उन्हें दे देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। तो ये न्यायाधीश भी बन जाते थे कभी कभी, और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। तो अब यहाँ पे देखिए गृहपति दिया गया है एक वर्ड, तो इसका मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गृहपति का मतलब क्या होता है और आपको 3-4 ऑप्शन दे दिया जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्वतंत्र कृषक होते थे, ग्राम भोजक के अलावा जो स्वतंत्र कृषक हुआ करते थे उन्हें गृहपति कहते हैं, उस समय गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास, कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। बहुत आम सी बातें हैं ये, इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है, वो आप पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वाले के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। नगर क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वे कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिनमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बना। एक निर्धन की कहानी दी गई है जिसमें बताया गया है कि वो कैसे धीरे धीरे धनी बना। एक निर्धन की चतुराई। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में वे उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उस घास काटने वालों के पास आकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक कि मेरी न बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास न मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। इस कहानी में आए व्यक्तियों के व्यवसाय की सूची बनाइए। तो ये जो कहानी हमने पढ़ी इसमें कितने व्यक्ति आए और उनके क्या क्या व्यवसाय थे उनकी सूची के बारे में बताया जा रहा है। तो ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। आगे देखते हैं हम। ये कहानी हमारी ख़त्म हो गई, पर बहुत बेसिक मतलब बहुत सिंपल कहानी थी। इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं था। इस कहानी को पढ़ के सुन के ही आपको समझ में आ गया होगा। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। ये देखिए बताया गया है
सांची की मूर्तिकला। यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 12 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी हैं या फिर लकड़ी की या पत्थर से? क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है? इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। तो ये देख के आपको क्या महसूस हो रहा है, किस चीज़ की बनी है? दिल्ली में मिला वलय कूप हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से ये कैसे भिन्न है? ये दिल्ली में एक वलय कूप है, उसका चित्र दिया गया है। अध्याय 6 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा कि इसमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं, जो हमने पिछले चित्र में देखा था अभी। ये वलय कूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः यह वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। तो देखिए, वैसे हम ये नहीं कह सकते कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, पर अगर आपको कोई नया शब्द दिखता है एनसीईआरटी में क्लास के वक्त, तो आप उसको एज अ फैक्ट बस सिंपल सा नोट कर लीजिए। अगर वलय कूप डाल के डैश करके आप सिर्फ लिख सकते हैं गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। ऐसे लिख लेंगे तो रिवीजन में एक दो बार भी अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो ये एग्ज़ाम में अगर ऐसा कोई शब्द मिल जाए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर एनसीईआरटी वगैरह से हम नोट्स बनाते हैं थोड़े बहुत, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। क्योंकि फैक्ट्स अक्सर याद नहीं होते, कहानियाँ तो हमें याद हो जाती हैं, पर जो फैक्ट होते हैं वही याद नहीं होते। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं। मैंने भी ऐसा किया है। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक न पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया, उन सभी के बारे में उसने लिखा है। मानचित्र 7 में हमें देखना है, मैं भरूच ढूंढो। ये भरूच का नक्शा दिया है, तो भरूच ढूंढने के लिए बोला गया है। अब उनके द्वारा किए गए वर्णन को पढ़ो। तो जो नाविक थे वो जहाँ जहाँ गए उन्होंने उसके बारे में विवरण किया। सिक्के कैसे हुआ करते थे, किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हमने जो पीछे पढ़ा था उसे बताया था कि सिक्कों का जो आधार है, संपत्ति का मूल्यांकन किस तरह किया गया था। पुरातत्वविदों का इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। इससे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। तो ये हो गया आहत सिक्का, जिन्हें आहत करके बनाया जाता था, मतलब ऐसे पीट के बनाया जाता था। तो ये हो गए हमारे आहत सिक्के जो चांदी के हुआ करते थे। बेरी गाजा भरूच का यूनानी नाम, उसकी कहानी बताई जा रही है जो हमने अभी पढ़ा। ये वही है जो नाविक था। बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे भी यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। तो बेरी गाजा में शराब, तांबा, टिन, ये सारी चीज़ों का आयात होता था। मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े भी शामिल थे। तो जो राजा के लिए उपहार लाते थे व्यापारी, देख लीजिए कि वो क्या क्या चीज़ें लेके आते थे। चांदी के बर्तन लाते थे, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े। दो ऐसी चीज़ें बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं हुआ है। फिर यहाँ देखिए विनिमय के अन्य साधन, विनिमय प्रणाली जो है उसका अन्य साधन क्या था। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो।
खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे न छूट जाए, शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। फिर यहाँ देखिए नगर के बारे में बताया जा रहा है। अनेक गतिविधियों का केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो, यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। तो मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। तो ये भी एक फैक्ट हो सकता है कि बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र कहाँ पे स्थित था। तो हो सकते हैं कि कुछ और भी जगह हों, तो आप उन्हें सर्च करिए, देखिए और उनका एक शॉर्ट्स में नोट्स बना लीजिए। बस कुछ जगहों के नाम लिख लीजिए और लिख लीजिए कि बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र, क्योंकि फैक्ट एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ कह नहीं सकते। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो जाहिर सी बात है मथुरा कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, सबको पता है। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लुहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। तो इन सारे लोगों के उल्लेख मिलते हैं अभिलेख में। फिर शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं तथा ये प्रायः काले रंग के होते हैं और इनमें एक खास चमक होती है। तो जो पुरास्थल शिल्प नमूने हैं उसमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। अब मिट्टी के बर्तन और वो भी बहुत पतले, थोड़ा सा देख लीजिए कि उन लोग की कलाकारी कितनी अच्छी थी। उन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है और ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिला है और ये प्रायः काले रंग के होते हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे हैं। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया श्रेणी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि श्रेणी क्या है, पूछा जा सकता है प्रश्न में। तो आपको ध्यान रखना है कि श्रेणी क्या है। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे, उन्हें श्रेणी कहते हैं। तो शिल्पकार और व्यापारी के संघ। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का विवरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियाँ व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थी, जहाँ लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। तो जैसे आज हमारी बैंकिंग प्रणाली है, ऐसी तो इनकी बैंकिंग प्रणाली नहीं हुआ करती थी, पर हाँ हम मान सकते हैं कि बैंक भी धीरे धीरे, मतलब बैंक का जो कॉन्सेप्ट आया धीरे धीरे आया वहीं से। सूत काटने और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 8 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। जब हमने कौटिल्य को पढ़ा था उसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा, वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों,
सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता है। तो ये जो काम होता था इसमें इन सारी लोगों को लगाया जाता था। इन्हें इनके काम और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकालने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। कितना स्ट्रिक्ट रूल था उन लोगों का। अच्छा था, काफ़ी अच्छा। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। ये तो औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। कितनी कठोरता यहाँ दिखाई जा रही है। जुर्माने के तौर पे उसका अंगूठा काटा जा सकता है। सोचिए कैसी क्रूर सोच रही होगी उस समय। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु। अरिकामेडु पुदुचेरी में है, तो ये ध्यान दीजिएगा, अरिकामेडु पुदुचेरी में है। ये इसका लोकेशन है यहाँ पे। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। तो देखिए एरेटाइन पात्र, अगर प्रश्न बन जाए कि एरेटाइन पात्र का संबंध किस जगह से है तो आपको ध्यान देना है कि एरेटाइन पात्र जो है उसका संबंध अरिकामेडु पुदुचेरी से है। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। यहाँ देखिए क्या दिया जा रहा है, अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। ये देख रहे हैं आप, इस पे जो ये लिखा हुआ है, ये जो भी शब्द बनाए गए हैं ब्राह्मी लिपि में, ये तमिल ब्राह्मी लिपि है। फिर देखते हैं हम अन्यत्र। मानचित्र 6 पृष्ठ 84 में रोम को ढूंढो, जो हमने पीछे अपना देखा था एनसीईआरटी के जो पीछे के पिछले चैप्टर पढ़े थे, वहाँ पे हमने मैप देखा था। उसी मैप में देखने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपके पास एनसीईआरटी होगी तो आप देखिएगा ज़रूर। इससे क्या लोकेशन हमें पता चलती है। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल, एम्फीथिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगहें होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। ये बड़े खुले रंगमंडल, एम्फी थिएटर और जलवाही सेतु इतने दिनों तक कैसे बचे रहे? तो इनकी मजबूती, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मजबूती रही होगी। उनको बनाने में जो भी सामान उपयोग किया गया होगा वो काफ़ी मजबूत रहा होगा, तभी तो उसकी मजबूती आज तक रही होगी। ये देख रहे हैं आप, ये इमेज में देखिए, इससे हमें पता चलता है।
तो हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। देखिए, अगर कुछ भी आपको इसमें लगता है कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी इसे इम्प्रूव करने की। और आप लोग सपोर्ट करिए, आगे मैं और भी अच्छे अच्छे चैप्टर्स लेके आऊँगी। अभी मैं सोच रही हूँ कि पॉलिटी का भी अपना जो नोट्स का है उसको नोट्स को भी शेयर करूँ आप लोगों के साथ, उसके भी क्लासेस लूँ, जिससे आपका भी थोड़ी तैयारी और स्पीड पकड़े। क्योंकि 26 के प्रीलिम्स में ज़्यादा टाइम नहीं है। वैसे डेट तो नहीं आई है, पर हम मान के चलते हैं कि मई या जून में एग्ज़ाम होगा, ऐसा हम मानते हैं। तो उसके बेसिस पे हमारी तैयारी तो हमें बहुत तेज़ी से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा समय नहीं है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम आगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।